हैं वो वहां से जो रेन बियरिंग हवाएं होती हैं उनको अपने साथ लेके आती हैं, जिसके कारण हमारे नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है इन विंटर के टाइम। वेरी गुड। और इनका क्या महत्व है इस बारिश का? इसलिए रबी क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होती है। हम्म, हमारे रबी क्रॉप और जो हिमालयाज पे रेनफॉल है, वो स्नोफॉल है, जो बाद में साल भर जो गंगा यमुना ये रिवर्स में पानी रहेगा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हमारी वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, पहले हम नहीं समझते थे। मैं खुद, मैं तो खैर सोशल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, ज्योग्राफी मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था। तो मुझे वेस्टर्न डिस्टरबेंस का बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि किस तरह से वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस से बारिश होती है, ये जो बारिश होती है। और ये बादल जो आते हैं, ये पानी जो आ रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है, जो यहाँ से काफी ऊपर है। कितना दूर होगा मेडिटेरेनियन सी? काफी दूर होगा। तो आप लोग स्नोफॉल वगैरह देखने, आप लोगों ने, कितने लोगों ने स्नोफॉल देखा है? सर उत्तराखंड में देखे थे। अच्छा। नहीं देख। नहीं, देखना चाहिए स्नोफॉल, अच्छी चीज है। वहां पर माइनस में टेम्परेचर होगा इस समय। मैंने 2-3 बार देखा है, तो अच्छा लगता है बहुत। तो जब आए तब देखोगे? अच्छा, मसूरी में देखोगे। गुड, ये भी अच्छा है। अच्छी बात है, ऐसे सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना चाहिए। चल, हम लोग शुरू करते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? क्लास रिकॉर्डिंग पर है? रिकॉर्डिंग। यस सर। ओके, ठीक है। तो कल हम यहाँ बात कर रहे थे, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे कि किस तरह से हम डिजिटल इंडिया बनाने का प्रोग्राम है। ये सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर का की बात कर रहे थे। कॉमन सर्विस सेंटर बेसिकली हर गांव, हर ग्राम पंचायत के अंदर में एक जगह बनाई जाए, जहाँ से कि जितना डिजिटल इंडिया का जो भी सर्विसेज हैं, वो वहाँ से एक कॉमन प्लेस से एक्सेस की जा सके। हम सिटीजन को, नागरिकों को जितनी यूटिलिटी सर्विसेज है, चाहे वेलफेयर स्कीम्स हैं, एजुकेशनल स्कीम्स या कोई भी अदर सर्विसेज हैं, वो सब इस जगह से, इस कॉमन सर्विस सेंटर से लोगों को दे सकें। तो ये कॉमन सर्विस, और इस कॉमन सर्विस सेंटर को ब्रॉडबैंड इंटरनेट के द्वारा जोड़ा जाए, ताकि हर गांव में एक स्थान मौजूद हो जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। तो ये हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है। साइबर शिक्षा इनिशिएटिव, साइबर शिक्षा को, जो डिजिटल एजुकेशन है, और विशेष रूप से विमेन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, महिलाएं आमतौर पर इंजीनियरिंग की साइड कम जाती है, तो इनको एनकरेज करने के लिए इस क्षेत्र में, विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में लाने के लिए एक कार्यक्रम है, साइबर शिक्षा इनिशिएटिव। देन हमारे पास है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा। ठीक, इस पीएमजी दिशा कार्यक्रम में गांव के अंदर में ये डिजिटल लिटरेसी पहुंचाने का काम करना, ये इस पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य है, जिसके अंदर में 6 करोड़ लोगों को, ठीक है, डिजिटली साक्षर बनाना, ये इसका काम है। इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम,
बीपीओ प्रमोशन, हमने बात की थी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। व्हाट इज बीपीओ? कॉल क्या? सेंटर। कॉल कॉल सेंटर। कॉल सेंटर। ठीक है, तो कॉल सेंटर क्या होता है, क्या काम करता है कॉल सेंटर? सर कस्टमर केयर सर्विस देता है इंटरनेशनल लेवल पे हम्म, और नेशनल लेवल पे। ओके, वेरी गुड। नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या सर्विस देता है? शायद कस्टमर केयर सर्विस। नॉट ऑलवेज कस्टमर केयर सर्विस। सारे के सारे कॉल सेंटर मतलब ठीक है, कॉल सेंटर कस्टमर सर्विस देते हैं, बट जो बिजनेस बीपीओ है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट कॉल सेंटर्स। ठीक है, इसका दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अगर इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो दो बातें हैं इसमें, दो शब्द हैं, बिजनेस प्रोसेस, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब आप जानते हैं सभी लोग? कोई ऐसा है जिसको आउटसोर्सिंग का मतलब ना पता हो? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हम अपने किसी कार्य को, जो हमारा अपना निजी कार्य है, ठीक है, जो हमें करना चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब हमें करना चाहिए, वो हमारा काम है, परंतु हमें लगता है कि कोई दूसरा आदमी भी कर सकता है, तो इस काम को हम किसी दूसरे को दे देते हैं, जिससे कि हमारे पास समय बच जाए, एफर्ट, एनर्जी बच जाए, और उस एनर्जी एफर्ट का हम इस्तेमाल करके कुछ और काम कर ले। तो ये प्रोसेस कहलाता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग तमाम प्रोसेसेस की आज के दौर में की जाती है। कभी कभी सरकार, जैसे अगर आप सरकारी महकमों में काम कर रहे होंगे, तो पहले जहाँ जैसे सफाई है, जो अदर सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, इन सारी सेवाओं को, क्योंकि एक ऑफिस, जैसे अगर आप किसी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, तो जो उस ऑफिस का कोर काम ये नहीं है, सिक्योरिटी सर्विसेज, मेंटेनेंस, ये उसका कोर काम नहीं है। तो यदि वो इस काम को किसी और को दे देता है, तो वो अपनी ऊर्जा को, अपने एफर्ट को बचाकर अपना जो मेन काम है उस पर फोकस कर सकता है। इसका मतलब समझ आया जो मैंने बात समझाने की कोशिश की, आउटसोर्सिंग का उद्देश्य। आउटसोर्सिंग करने का क्या लाभ होगा? कम्युनिकेशन बढ़ेगा सर। जैसे आज के दौर में हम कहते हैं कि आउटसोर्सिंग बहुत हो रही है, आउटसोर्सिंग बहुत हो रही है, तो इसका क्या फायदा नुकसान क्या है? सर ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है सर। ग्लोबलाइजेशन का, ओके। वैसे ग्लोबलाइजेशन से डायरेक्टली इसका कोई लेना देना नहीं है, हाँ, एक ग्लोबल वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, उससे लेना देना है, ठीक है। होता क्या है, चलो ये बताओ, व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आप क्या समझते हो कि क्या है आउटसोर्सिंग? सर इससे एक फायदा और नुकसान ये होता है। फायदा ये होता है कि कम पैसे में आपको वर्कर्स मिल जाते हैं आउटसोर्सिंग में। जैसे कि अगर दूसरे देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ लेबर कम वेजेस में भी उस काम को कर देते हैं, जो दूसरे देश में उसी काम को वो महंगे वेजेस में करते हैं। मैं अभी विदेशों के साथ आउटसोर्सिंग में सिंपल आउटसोर्स करने की बात कर रहा हूँ। सिंपल, हम जरूरी नहीं कि विदेश में कोई चीज, विदेश की कोई चीज आउटसोर्स करें, हम अपने देश के भीतर भी बहुत कुछ आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। सर एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो बीच का मीडिएटर है वो आ जाता है, और उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार है तो सरकार के अंडर ही काम, क्योंकि जैसे भी हम आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर करेंगे तो वो जो भी टेंडर जिसने प्राप्त किया उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, और वो ही हमारे आउटसोर्स के स्टाफ को प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इसका जो नेगेटिव परिप्रेक्ष्य है, अगर हम आर्टिकल 39 देखेंगे तो उसमें ये है, वो कहता है सेम वर्क सेम पे।
तो वहां पे जो आउटसोर्सिंग वाले स्टाफ है उनका फिर शोषण भी होता है, क्योंकि एक तरफ तो हम आउटसोर्स अपने काम में प्रगति देने के लिए आउटसोर्स से स्टाफ को ले रहे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं हम उसको फाइनेंस रूप से अपने बेनिफिट तो कर रहे हैं हम, लेकिन जो आउटसोर्स का स्टाफ आ रहा है उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको प्रॉपर पे में जो पे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक, बिल्कुल सही है। देखो, आउटसोर्सिंग आज के समय में होता है कि जैसे आप कोई भी संस्थान है, आप किसी विभाग में काम करेंगे, सरकार में काम करेंगे, तो आपके पास बड़े सारे काम होते हैं किसी भी विभाग में। मान लीजिए आप एक स्कूल चलाते हैं, आप एक स्कूल के भीतर है, तो ये स्कूल का क्या काम है? इसका मौलिक काम है, फंडामेंटल जो बेसिक काम है, वो बच्चों को एजुकेशन देना, ठीक है, उन्हें पढ़ाना। एग्रीड? हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। इसके लिए इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए होगा, बड़े सारे हर काम के साथ जहां भी लोग दो लोग काम करेंगे वहां उसके संचालन की आवश्यकता पड़ती है। कोई आदमी डिसीजन ले सकेगा, ये करो वो ना करो, तो किसी को प्रिंसिपल बनाते हैं, किसी को वाइस प्रिंसिपल बनाते हैं, किसी टीचर को जिम्मेदारियां दे देते हैं ताकि उसका रख रखाव मेंटेनेंस। क्योंकि एजुकेशन हम, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी हम क्या है, हम आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी भी काम करने के लिए, इस स्कूल को चलाने के लिए हमें एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमें क्लासरूम की जरूरत होगी, उसमें बिजली पंखा की जरूरत होगी, बाथरूम्स की जरूरत होगी, और पता नहीं तमाम चीजों की जरूरत होगी जो हमारे को होने चाहिए। उसके बाद ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर, खाली एजुकेशन के लिए टीचर्स की जरूरत नहीं है, टीचर्स फंडामेंटल है, पर टीचर्स के अलावा और भी बहुत सारे काम है। सिक्योरिटी की जरूरत होगी, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपस में लड़ सकते हैं, अपने को चोट लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े काम होंगे जो एक स्कूल के अंदर में करने होते हैं। बेशक वहाँ का फंडामेंटल काम एजुकेशन देना है, परंतु उस फंडामेंटल काम के अलावा वहां पर कई सारे ऑक्सिलरी, कई सारे एडिशनल काम भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, उनको आप सिक्योर रखना चाहोगे कि भाई ये बच्चे हमारे सुरक्षित रहे, आपस में चोट ना किसी को पहुंचा लें, कोई बाहरी व्यक्ति इनको चोट ना पहुंचा दे, किसी भी तरीके से इनको कोई नुकसान ना हो जाए। साफ सफाई रखना, जो भी आपका स्कूल है उसको साफ सुथरा रखना, एक बिल्डिंग है, सभी क्लासरूम्स हैं, बिजली है तो बिजली के पंखे, लाइट, ये सब लगा हुआ है, उनको मेंटेन करना। तो ऐसे बड़े सारे छोटे बड़े काम हर जगह पर हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, बड़ा स्कूल बहुत नहीं है, उस प्रिंसिपल की बड़ी सारी जिम्मेदारियां हो गई हैं। उसे टीचर्स को भी देखना है, उसे बच्चों को देखना है, एडमिशन प्रोसेस देखना है, उसको सिक्योरिटी को भी देखना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी को भी देखना है। तो उसके पॉइंट और साथ में जब हम इनको परमानेंट एम्प्लॉय, जैसे हमारे को सिक्योरिटी की जरूरत है, हम अपने यहाँ सिक्योरिटी चाहते हैं स्कूल में, तो क्या करेंगे? हम लोगों को हायर करेंगे, रखेंगे कि ठीक है, आप जो है आप हमारे यहाँ आ जाओ, आप हमारे यहाँ नौकरी कर लो, आपको हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देते हैं। वो 2-4 साल हो जाएगा, फिर 2-4 साल बाद वो कहेगा नहीं मुझे परमानेंट करो, उसके बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज खड़े होंगे। तो इस तरीके के कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जो ये आउटसोर्सिंग होती है, ये हमें एक प्रकार का एक साधन देती है कि भाई आप जो आपका कोर काम है, स्कूल का और प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की एजुकेशन देखना, सिक्योरिटी देखना, इलेक्ट्रिसिटी देखना, सफाई देखना, ये काम नहीं है ना। वो ये उसका काम नहीं है कि वो रोज प्रिंसिपल रोज सुबह शाम जितने लोग हैं एडिशनल स्टाफ है उससे वो करता रहे। उसका मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए? अपने बच्चे कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, उसके टीचर्स कि मेरे टीचर ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी टीचर को कोई समस्या तो नहीं है। परंतु उसके अलावा जो एडिशनल स्टाफ होता है वो भी बहुत सारी एनर्जी और टाइम और एफर्ट
एग्जॉस्ट कर सकता है। तो उस प्रोसेस में ये आइडिया धीरे धीरे इवॉल्व हुआ कि जो है कुछ प्रोसेसेस को, जो कोर प्रोसेस नहीं है, जो स्कूल का कोर काम एजुकेशन है, तो उसे अपने कोर काम पर ध्यान देना चाहिए, जो एडिशनल काम है वो किसी दूसरे को सौंप दे। तो ये आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है जो आज के समय में बड़े स्तर पर फॉलो किया जा रहा है भारत में। इसके लिए, इसके कारण एक्सप्लॉयटेशन, जैसा सबने कहा और वो बिल्कुल ठीक भी है, इसके कारण बहुत सा एक्सप्लॉयटेशन भी है। जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन है, हो रहा है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को क्या करना चाहिए? अगर हम आउटसोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई आपके यूपीएससी में ही सवाल आए, आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये आउटसोर्सिंग के कारण बहुत सा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो कि कंसर्न है आज के समय में। बहुत लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसका क्या करना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर सैलरी आती है, जैसे अब तो करने लगे, खैर डिजिटल रूप से अकाउंट में डालने लगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो भी अथॉरिटी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वही ज्यादा हमें कहीं ना कहीं जो उसका जब कंट्रोल, अथॉरिटी कंट्रोल अपना कम कर देती, तभी मीडिएटर इसका बेनिफिट उठाता है। मैंने खुद एग्जांपल देखे हैं कि हमारे जो आउटसोर्स के स्टाफ हैं वो 2-2 3-3 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिलती, और मिलती है तो वो अकाउंट में तो डालेंगे और कहीं ना कहीं फिर 2-2-3 हजार रुपए उनसे बैकफुट से ले लेते हैं, कई जगह तो एटीएम तक रख लेते हैं। तो इसमें हमारी जो कंट्रोल अथॉरिटी की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उनकी एक जीविका का सवाल है, वो आराम से अपना जीवन को निर्वाह को अच्छे से कर सकें और टाइम टू टाइम उनको सैलरी भी मिले। फिजिकल रूप से कहीं देखा है आउट ऑफ सोर्स में कि जहां 4 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वहां 2 ही स्टाफ लगाए जाते हैं। ये बहुत आजकल हर स्टाफ में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका फिजिकल रूप से भी इस तरह से शोषण होता है, वो नहीं होना चाहिए, वो उसकी हायर अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर जैसे एक्सप्लॉयटेशन है, तो यहाँ पर मैं भी, जैसे मैंने बोला, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसे रोकने के इंतजाम किए जाने चाहिए, बजाय हम आउटसोर्सिंग पर ही सवाल उठाने लगे। क्योंकि बहुत बार ये भी सवाल उठता है कि भाई आउटसोर्सिंग जो है गलत है और सरकारी परमानेंट नौकरी देनी चाहिए, उसके अपने चैलेंजेस हैं। क्योंकि जैसे ही आप किसी को परमानेंट नौकरी देते हैं, स्कूल ने किसी आदमी को परमानेंटली सिक्योरिटी गार्ड रखा, अब उस सिक्योरिटी गार्ड की देखभाल करना, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज देखना, वो हमेशा के लिए उस स्कूल की जिम्मेदारी बन गई, जो कि उस स्कूल, उस प्रिंसिपल के लिए एक बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि अब वो अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, जिस काम को स्कूल को करना चाहिए, प्रिंसिपल को करना चाहिए, उसको छोड़कर ये बाकी जो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो उसी में उलझा रहेगा और हमारी पढ़ाई का हर्जा होगा। तो हमारी जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हम नहीं कर पाएंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर संस्थान का एक कोर काम होता है, उसे हमेशा वो याद रखना चाहिए, मेरा कोर काम क्या है, तो मैं अपने कोर काम पर। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि बहुत सा एक्सप्लॉयटेशन इस आउटसोर्सिंग के प्रोसेस में होता है। उसके कई सारे कारण हैं। उसका जैसा मैं कारण समझता हूँ, सबसे पहला तो है हमारे लेबर लॉ में जो हमारे मजदूरों के कानून हैं उनका ठीक से पालन नहीं होना। कानून है, ठीक है, कुछ कानूनों में सुधार की आवश्यकता है, पर सुधार के अलावा उनका सही पालन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे कानूनों का सही पालन होगा, जैसे ये उदाहरण इन्होंने दिया कि एटीएम ले लेते हैं, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी चीज है। अगर कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत करता है तो उसका क्या होना चाहिए? उसे जेल भेजा जाना चाहिए। अगर 2-4 लोग ऐसे जेल जाएंगे तो लोग अपने आप ये काम करना बंद कर देंगे। दूसरा काम होता है कि उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिए जाते। जो वेज है, जो सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है, जो भी उनकी कैटेगरी का वेतन है, वो वेतन तय किया गया है, वो वेतन उनको दिया जाना चाहिए, ठीक है। पर ये वेतन नहीं दिया जाता, तो ये भी गैर कानूनी काम है। और अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है उसको सजा दो, ठीक है। उसको मतलब जो भी उसका प्रोसीजर है, सजा को खाली एक रास्ता नहीं है, उसके अलावा भी रास्ते हैं, परंतु हमें यहाँ पर इन मिनिमम वेजेस को करेक्ट करना होगा। तीसरा, मेरी समझ से जो मिनिमम वेजेस भी हैं
ठीक है। इनकी जो लेबर कंडीशन है वो यूनिवर्सली फिक्स होनी चाहिए। इवन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, उसको भी इसके लिए बॉदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल का काम क्या है। अब रविंदर ने अपना उदाहरण दिया कि किस प्रकार से वो उन्होंने इस चीज को देखा और सही करने की कोशिश की, परंतु क्या ये उनका काम है? वो जिस भी विभाग में या जहां भी कार्यरत हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका काम कुछ और है, वो उस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। परंतु क्योंकि श्रम कानून सही से पालन नहीं किए जाते, मिनिमम वेजेस नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का कानून लागू नहीं होता। अगर वो लागू हो तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, प्रिंसिपल शुड नॉट सी। और जबकि जो भी इसके लिए एक अथॉरिटी है, लेबर कानून को लागू करने के लिए जो भी अथॉरिटी हो, वो कानून वो इंश्योर करे कि भाई आप उसको कैसे मिनिमम वेजेस देंगे, और जो मिनिमम वेजेस नहीं देगा या किसी भी तरीके की कोई इलीगल गतिविधि करके उसका हक मारने की कोशिश करेगा, जो राइटफुल पैसा उसको मिलना है वो देने में नहीं देगा, तो उसको समुचित सजा दी जाए, या जो भी उसका माध्यम हो उसके माध्यम से उस काम को कराया जाए, जिससे कि, क्योंकि ये जो लेबर ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर, लेबर कमिश्नर है, इसका तो कोर काम ही ये है ना, इसकी जिम्मेदारी है ये लेबर कमिश्नर की कि वो ये इंश्योर करे कि ये चीज हो, और वो इस चीज को सुनिश्चित करे कि भाई इस देश में या इस क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको उनकी सही से देखभाल हो, उनके हक ठीक से पालन हो। तो लेबर कमिश्नर का ये काम है कि वो ये इंश्योर करे। तीसरी चीज, जो मिनिमम वेजेस हैं उनको भी बेहतर होना चाहिए। हमारे देश में आज के समय में जो लेबर वेज, जो मिनिमम वेजेस हैं, वो बहुत पर्याप्त नहीं है, उनको बेटर किए जाने की जरूरत है। और आखिरी चीज जो मैं समझता हूं जिसको किया जा सकता है आउटसोर्सिंग के लिए, जो वर्किंग कंडीशन है, जो टर्म एंड कंडीशन है कि काम की शर्तें जो है वो जो है अच्छी होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए। अगर आपको 8 घंटे की लिए काम करना है तो आपको 8 ही घंटे काम करना है, आप 10 घंटे नहीं करा सकते। अगर कोई 10 घंटे काम कराए तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई, क्लियरली वर्किंग कंडीशन हो, उसको जो एक सिक्योरिटी ऑफ टर्म। हम लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं सभी लोग? सर सिक्योरिटी रहती है इसमें, सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। ये जो अधिकार है वो सुनिश्चित रहते हैं, हमें ये पता रहता है हम सरकारी नौकरी के लिए क्यों इतनी मारामारी है हमारे देश में, क्यों यहाँ पर जैसे वेतन है वो आपको पता है कि भाई एक निश्चित वेतन है वो आपको मिल जाएगा, एक निश्चित समय बाद आपका वेतन कुछ बढ़ जाएगा, जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो शायद आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपका जो टर्म है वो सुनिश्चित है। एक बार आपने किया तो आप इसमें मतलब अपना काम ठीक से करते रहे तो आपका टर्म सुनिश्चित है। ये सब चीजें, सुविधाएं सरकारी उसमें मौजूद है, पर यही सुविधाएं अगर हम आउटसोर्सिंग में भी प्रोवाइड करा दें तो मुझे लगता है कि बहुत से हम जो एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट का हमारा सिस्टम है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग अच्छी चीज है, परंतु आउटसोर्सिंग को रेगुलेट किया जाना बहुत जरूरी है। अगर उसको सही से रेगुलेट किया जाए तो हमारा जो वर्क एटमॉस्फेयर है, काम का जो माहौल है, वो और बेहतर हो सकता है। क्यों रविंदर, आप मुझसे सहमत हो? जी सर, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। एंड लेबर लॉ एक्ट में तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अब तो उसका मिसयूज भी कर रही है सरकार, और सरकार के माध्यम से जितनी भी कंपनीज ओनर्स हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी चर्चाओं में काफी रहा लेबर एक्ट, क्योंकि उसमें 12 आवर्स की ड्यूटी करने जा रहे हैं, जो कि 8 आवर्स से हमारा अगर ह्यूमन है तो इसको ह्यूमन के तरीके से हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सहमत है। अब जो उसको छुट्टी मिलनी है वो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, जो वीकली या वीक में एक ऑफ जो मिलता है वो उसको निश्चित रूप से मिलना चाहिए, उसका जो वर्क आवर है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, को जो भी सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो है एक बेहतर माहौल बना पाएंगे। तो आउटसोर्सिंग ठीक है। अब हम आउटसोर्सिंग से आगे बढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग एक इशू है भारत देश के अंदर में, ये ध्यान रखिएगा, ये इशू हर कोई फेस करता है। तो आउटसोर्सिंग को आप समझिए, और बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं,
जो ऑफिसेज है वहां पर ये एक इशू रहता है। तो आउटसोर्सिंग एक, क्योंकि पहले ये लोग जो है जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं उनमें से काफी लोग परमानेंटली रिक्रूट किए जाते थे। परमानेंटली रिक्रूट करने की अपने कुछ समस्याएं थी, तो उस कारण से एक धीरे धीरे आउटसोर्सिंग का चलन बढ़ा, परंतु इस आउटसोर्सिंग को निश्चित रूप से रेगुलेट किया जाना आवश्यक है। अब हम आ जाते हैं अपने बीपीओ वाले सवाल पे, बिजनेस प्रोसेस। बीपीओ क्या होता है, वो ये किस तरीके की आउटसोर्सिंग है? बिजनेस प्रोसेस। यहां पर क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपना कोई बिजनेस प्रोसेस मतलब आपका एक बिजनेस है, आपका कोई कारोबार है, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे काम हो रहे हैं। जैसे कि एक काम हर बिजनेस में, जैसे हम इस लैपटॉप को चला रहे हैं, तो ये लैपटॉप डेल कंपनी का है। डेल कंपनी से जो हम लैपटॉप लेते हैं तो वो हमें क्या बताएगी डेल कंपनी? वो हमारा और डेल कंपनी के बीच में एक अनुबंध है ना। जब हम उसको पैसा देते हैं तो वो हमें ये गारंटी देती है कि ये चीजें हम आपको देंगी। उनमें से एक चीज होती है कि अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा या आपको कोई समस्या होगी तो हम आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। तो वो कैसे उपलब्ध रहेंगे हमारे पास? कस्टमर केयर सर्विस के थ्रू। कस्टमर केयर। तो बहुत सारे, खाली पर डेल कंपनी एक ही काम नहीं कर रही, ये इसका एक छोटा सा काम है। डेल कंपनी का मेन काम है लैपटॉप बनाना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उनको मार्केट करना, ठीक है, उनको देना, परंतु उसमें से एक काम उसका कस्टमर रिलेशन भी है। तो अगर कोई एक कंपनी, डेल कंपनी, अपने प्रोसेसेस को, इनमें से किसी एक प्रोसेस को, किसी एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी को क्या क्या करना होगा? नंबर 1, लैपटॉप को डिजाइन करना होगा। नंबर 2, लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। नंबर 3, उस लैपटॉप की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। नंबर 4, उस कंपनी का सारा अकाउंट का रख रखाव करना पड़ेगा। ऐसे बड़े सारे छोटे छोटे काम करके ही एक बिजनेस काम करता है। अब हो सकता है एक बिजनेस कई सारे काम, अब उसे लगे कि यार कस्टमर रिलेशन, अब ये कॉल सेंटर वाला काम कौन करेगा? तो वो क्या करता है कि वो अपने इस बिजनेस प्रोसेस को, या मार्केटिंग वाले बिजनेस प्रोसेस को, इवन मैन्युफैक्चरिंग वाले में बिजनेस प्रोसेस को किसी दूसरे को दे देता है कि भैया आप हमारे लिए मार्केटिंग करो, आप हमारे लिए कस्टमर रिलेशन, जितने हमारे कस्टमर रिलेशन है उनको मेंटेन करो। कोई फोन करता है तो उसको जवाब दो, उसको बताओ कि ये लैपटॉप कैसे काम करता है, उसकी बात को सुनो ध्यान से, ठंडे दिमाग से, फिर उसको गाइडेंस दो कि किस तरह से वो उसको ठीक कर सकता है, या उसका जो भी सहायता है वो दो। तो ये काम हमारी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियां करती हैं। और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियां क्या करती हैं? विदेशी, खासतौर में यहाँ पर अगर हम बात करें तो विदेशी कंपनियां, जो डेवलप्ड वर्ल्ड की कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं? वो अपने इन बिजनेस प्रोसेसेस को इंडिया भेज देती हैं कि आप जो है इंडिया में हमारे इस बिजनेस प्रोसेस को आप करो। अब डेल कंपनी ने यूएसए में जितने अपने लैपटॉप बेचे हैं, तो किसी को अगर इनसे कोई शिकायत है, कोई सहायता की जरूरत है, तो वो फोन करेगा। डेल कंपनी में वो अगर उसके लिए उसको लोग चाहिए जो हायर करने होंगे, जो उसके फोन को सुन सके। परंतु यूएसए में या डेवलप्ड वर्ल्ड में दिक्कत है कि वहां पर लेबर लॉ और जो श्रम, मतलब जो लेबर के से रिलेटेड कानून है, वो बहुत मतलब स्पष्ट, कड़े हैं का मतलब ये नहीं कि वो नुकसानदायक है, स्पष्ट है, और आपको वो लागू करना होता है। ये लेबर लॉ लागू करने के लिए उससे क्या होती है? कॉस्ट बढ़ती है। अगर आपको पूरा मिनिमम वेजेस देना होगा, जबकि वहां पे मिनिमम वेजेस भी अच्छे होते हैं, ठीक है, मिनिमम वेज आपको उनको देना होगा। वहां पर जो उनको काम है वो आप 8 घंटे से ज्यादा नहीं करा सकते, जो बातें अभी हम कर रहे थे वो वहां पर होती हैं। तो इसके कारण अगर वो अपना वो कॉल सेंटर यूएसए में चलाते हैं तो उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा हो जाती है विज़ावी इन इंडिया।
क्योंकि इंडिया में हमारे नंबर एक तो मिनिमम वेज ही बहुत कम है, जो न्यूनतम वेतन है वो बहुत कम होता है। नंबर दो, यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे बहुत सारे बीटेक और इंग्लिश पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं, इस काम में कोई बहुत मेहनत नहीं है। यहाँ लेबर लॉ का उतना स्ट्रिक्ट पालन नहीं होता है, तो जिसके कारण ये काम कम पैसों में भी यहाँ कराया जा सकता है। तो इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं, जो हम बाहर के सेवाएं हैं, बाहर के काम हैं, विदेश के लोग जो काम कर रहे हैं, उन कामों को हम इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि आप भी ये काम हमें दे दो, हम आपको इस काम को कम पैसे में करके दे देंगे, आपकी कंपनी को आर्थिक रूप से फायदा हो जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये काम हमारा बीपीओ का काम है, जो हम बहुत सारे कॉल सेंटर, जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर काम करते हैं यूएस यूरोप के लिए, तो उनको हम देखते हैं कि किस तरह के से ये कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं हमारे देश में। हाँ बोलिए सर। एक मेजर कारण ये भी रहा था क्या, अमेरिका ने इसी कारण हमारी जो सब्सिडी हम एग्रीकल्चर पे देते हैं तो उसका अपोज किया था क्या? मतलब इसका क्या समझा नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। हाँ, एक्चुअली इससे कोरिलेट करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि अमेरिका में जो लेबर एक्ट बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं, देन इंडिया के मुताबिक वहाँ पे जो लेबर एक्ट के अनुसार वहाँ पे जो कॉस्ट ज्यादा पड़ती, तो वो तभी इंडिया की तरफ मूव करते हैं या किसी और कंट्री की तरफ। तो वैसे ही जैसे हम अमेरिका में अगर फार्मर जो हैं वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड है, उनकी एग्रीकल्चर लैंड किसी की 500 बीघे 600 बीघे है, तो जब इंडिया का मुद्दा WTO में गया तो अमेरिका ने हमारी सब्सिडी का अपोज किया कि आप सब्सिडी ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में जो लैंडलॉर्ड हैं वो किसी पे 2 बीघे है, किसी पे 5 बीघे, किसी पे 100 बीघे, अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू अमेरिका, तो वो लार्जेस्ट है हमारे यहाँ से। तो उनको कहीं ना कहीं फिर सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ती है। तो इसी कारण शायद उन्होंने अपोज किया था कि भाई आप तो दे दोगे, हम नहीं दे पाएंगे, यहाँ हमारे यहाँ ज्यादा लोगों के पास ज्यादा जमीन है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस के रूप में अमेरिका के जो सरकारी बजट पे ज्यादा उस पे निर्भरता बढ़ेगी, ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं, ये देख, तो पहली बात ही फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अमेरिका अपने फार्मर्स को बहुत सब्सिडी देता है, कम से कम 40% तक सब्सिडी देता है। हम लोग तो इसी बात के लिए विरोध करते हैं। हम लोग जो एग्रीकल्चरल फ्रंट पे उसका विरोध इसलिए करते हैं, अमेरिका जो बहुत सब्सिडी देता है, यह थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाएंगे। भारत में ये सब्सिडी 8 से 10% तक है, पर यूएसए में ये सब्सिडी का रेट कहीं ज्यादा है। तो सब्सिडी के मामले में हमारा उनसे विवाद है, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को लेकर। उनका ये कहना है कि हम लोगों को WTO में ये कहना है सबका कि जो एग्रीकल्चर पे दी जाने वाली सब्सिडीज हैं ये कम होनी चाहिए। वो 3 तरीके की सब्सिडीज हैं। दोहा राउंड ऑफ टॉक्स जो आया था उसमें इन पर काफी बात हुई, बाद में ये एक डेडलॉक की स्थिति बन गई थी। तो कुछ सब्सिडीज को अलाउ किया गया, कुछ सब्सिडीज को बोला गया कि उनको रोका जाएगा। बेसिकली जो यूएस में है बहुत सारी इनडायरेक्ट सब्सिडीज किसानों को मिलती है। जैसे भारत में क्या है कि डायरेक्टली आप फार्मर को कुछ सब्सिडी दे देते हो जो कि बहुत विजिबल है। आपने किसानों का लेट से कर्जा माफ कर दिया, उनको कर्ज दिया, वो कर्जा माफ कर दिया, ये एक डायरेक्ट सब्सिडी है, दिखने वाली सब्सिडी है। भारत में हम चीज डायरेक्ट बहुत करते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें गेन करना है। वहां उद्देश्य ये नहीं है, वो ये चाहते हैं कि हमारी जो अपनी एग्रेरियन इंडिपेंडेंस है वो खराब ना हो जाए। भारत और जो डेवलपिंग देश हैं यहाँ पे श्रम सस्ता होने के कारण जो अनाज उगाने, जो एग्रीकल्चर की कॉस्ट है वो कम है, और जिसके कारण जो यहाँ पर ग्रेन पैदा होगा, उत्पादन जो होगा वो कम कीमत पर हो जाएगा। अब जैसे गेहूं की बात करें, हमारे यहाँ बहुत बेचारे किसान हैं, ज्यादातर मैनुअल उससे काम कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, उनका खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो भारत में जो पैदा होने वाला ग्रेन होगा, व्हीट जो होगा, उसकी कीमत कम होगी, लेस कॉस्ट होगी। यूएसए के अंदर में ये कीमत ज्यादा हो जाएगी, हाई कॉस्ट, अगर हम परफेक्ट मार्केट में देखें तो, जहां पर किसी तरीके का कोई मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं है। तो अगर गेहूं की बात देखें
तो अमेरिका में गेहूं की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, इंडिया में बहुत कम हो जाएगी। यहाँ लेबर के ऊपर जो मिनिमम वेज है वो बहुत है, $3000 कम से कम देना पड़ता है यूएसए में। मिनिमम वेज जो है मतलब $3000 समझिए, 2 लाख रुपया आपको किसी को भी देना होगा, मजदूर भी है तो उसको भी $3 लाख आपको देने होंगे। तो जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में कॉस्ट कम है, तो जब कॉस्ट कम पड़ेगी तो इंडिया में या अदर डेवलपिंग कंट्रीज में जो ग्रेन है वो सस्ता होगा। जब ये ग्रेन सस्ता होगा तो ये यूएसए पहुंच जाएगा, यूएसए में बिकेगा, डेवलप्ड वर्ल्ड में बिकेगा। और यहाँ के किसान क्योंकि ये कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे डेवलपिंग वर्ल्ड के किसानों के साथ, तो ये गेहूं उगाना बंद कर देंगे। मेक सेंस? हाँ या ना? जी सर, यस। ठीक है। अब ये डर वहां के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको रहता है, वो ये नहीं चाहेगा, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि हम अपनी जो फूड इंडिपेंडेंस है, कि भाई आप बाकी चीज के लिए ठीक है, गाड़ियां आप इंपोर्ट कर लो, बाकी चीज इंपोर्ट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर गाड़ियां नहीं आएगी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा। पर मान लीजिए जैसे अभी कोरोना का समय है, इस समय में मान लीजिए कोई देश किसी देश, इंडिया सारा एक्सपोर्ट करता है, यूएसए पूरी तरीके से भारत से आने वाले गेहूं पर निर्भर करता है, और इंडिया किसी तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू कर दे और कह दे कि नहीं, हम लोग जी गेहूं जो है इस रेट पे नहीं देंगे, इस रेट पे देंगे, या हम नहीं देंगे, हमारी लड़ाई हो गई यूएसए से। अब यूएसए में तो हालत खराब हो जाएगी। फूड तो एक एसेंशियल प्रोडक्ट है। तो कोई भी देश अपनी फूड इंडिपेंडेंस, जो खाने पर भोजन की जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं खोना चाहेगा। सेम चीज यूएसए के साथ है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि भाई ठीक है, उसे पता है कि मैं अपने गेहूं को हाई कॉस्ट पर नहीं कर सकता, वो इनडायरेक्ट सब्सिडीज बहुत सारी देता है अपने किसानों को, जिससे कि उसके यहाँ जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम बनी रहे और लोग फार्मिंग का काम करते रहे। अगर लोग फार्मिंग छोड़ देंगे तो उनके देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ये सवाल मेरी समझ से ठीक नहीं है, और कम से कम बीपीओ से मैं इसको नहीं जोड़ पा रहा हूँ। तो बीपीओ भारत की सरकार पर इस कल्चर को, जो बीपीओ कल्चर है, बीपीओ का काम है, उसको एनकरेज करना चाहती है, और जो कि निश्चित रूप से अच्छा भी काम है, क्योंकि जब हमारे देश में कोई और चीज हम नहीं कर सकते, परंतु यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम उनको इकट्ठा करके एक बीपीओ बना सकते हैं, जिस बीपीओ के जरिए से हम अपने देश के लिए फॉरेन करेंसी ला सकते हैं, इससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी को एनकरेज करने का काम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में किया जा रहा है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, गांव के भीतर ही हो। इसके लिए 1 लाख रुपए तक का वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है, ऐसी बीपीओ कंपनी को, जैसे आप में से कोई बच्चा है, वो कुछ विदेशों के में से जो है जानकारी रखते हुए दूसरे देश के साथ एक लाइसेंस बना लेता है और वहां से कुछ काम है जो यहाँ पर ले आता है, तो ऐसी बीपीओ कंपनी को सरकार 1 लाख रुपए तक का स्पेशल इंसेंटिव देगी, और तमाम तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट इस स्कीम के तहत, बीपीओ स्कीम के तहत दिया जाएगा। सेम ऐसी ही एक नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन कंपनी है। नॉर्थ ईस्ट में ये चीज और अच्छी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश हमसे बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां पर इंग्लिश का प्रसार काफी है। तो नॉर्थ ईस्ट इस बीपीओ को इस्तेमाल करने का भी एक प्रस्ताव है कि यहाँ पर इन बीपीओ को एनकरेज किया जाए, और जो वायबिलिटी गैप है उसको फंड किया जाए। वायबिलिटी गैप क्या होता है? इंसेंटिव प्रोवाइड करता है इसमें गवर्नमेंट। वायबिलिटी गैप का मतलब हुआ कि कोई चीज कितनी वायबल है, ठीक है। अब मान लीजिए लेट्स से मुझे एक बिजनेस करना है, एक व्यापार करना है, मेरी कॉस्ट उस व्यापार की पड़ रही है 1 लाख रुपए प्रति महीना। किसी कारण से शुरुआत के दिनों में मुझे जो पैसा मिल रहा है 90,000 रुपया ही मिल पा रहा है। मुझे ये पता है कि अगर मैं लगातार करता रहूँ, जैसे कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो शुरू में क्या होता है, हमारी जो इनपुट कॉस्ट होती है
वो ज्यादा होती है और जो उससे आने वाली सेल होती है वो कम होती है। ठीक बात है ना? आपने कोई नई नई दुकान खोली, कोई नया बिजनेस करोगे तो क्या होगा, आपकी लागत ज्यादा लग रही है, आपके पास अभी काम उतना है नहीं, लागत आपकी अभी ज्यादा लग रही है और सेल आपकी कम आ रही है। तो इस गैप को, वहां पर एक गैप हो जाता है और ऐसे में ये गैप के कारण क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगी। और अगर ज्यादा लंबे समय तक यही चलता रहा तो वो अनवायबल, मतलब वो टिक नहीं पाएगी, अनवायबल हो जाएगा आपका बिजनेस। तो ऐसे में आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। हो सकता है 2 साल बाद इसमें अच्छा प्रॉफिट आने लगता, पर 2 साल तक तो आपको मेंटेन करना है, हर महीने 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कैसे उस पर काम किया जाए? तो ये एक वायबिलिटी गैप है। तो इस वायबिलिटी गैप को सरकार का कहना है कि हम इसको फंड कर देंगे, इसको हम फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, हम इसमें पैसा लोगों को सब्सिडाइज कर देंगे। तो ये हमारी बीपीओ स्कीम है। आप लोग जब भी स्कीम पढ़ें तो 2 तरीके से जरूर देखें। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि खाली उस तरह से ना देखें। अगर आप में से किसी को लगता है हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, बीपीओ का काम कर रहे हैं, पर अलग तरीके के बीपीओ का काम कर रहे हैं। किस तरीके का बीपीओ का काम हो रहा है खासतौर में बिहार झारखंड से? फ्रॉड सर्विसेज का। कभी फ्रॉड सर्विस होती हैं, लाइसेंस के काम होते हैं, सॉरी इंश्योरेंस के काम होते हैं जो कभी फ्रॉड होते हैं। तमाम तरीके के फ्रॉड। अब भारत में ये एक समस्या है, मैं जिसे बोलते भी रहूंगा, कहूंगा, दोबारा से कहूंगा, जैसे मैं हमेशा यही बात इसीलिए कहता हूँ कि खाली एजुकेशन, खाली पैसा, फाइनेंस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सफिशिएंट नहीं है। अगर आप एजुकेशनली एम्पावर्ड हैं, आप बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है इसको जानते हैं, तो आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, एजुकेशनली एम्पावर्ड हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं। पर अगर आप मॉरली एम्पावर्ड नहीं हैं, आप वैल्यू सिस्टम से एम्पावर्ड नहीं है, तो क्या होगा? तो अब आपके लिए वो एक समस्या हो जाएगी, जो भारत में हमें देखने को मिली है। बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे तमाम लोग हैं जो केवल यही काम कर रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने जो भी हुनर है उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लोगों को धोखा देने का, चीटिंग करने का। ना केवल इंडिया के अंदर ये चीटिंग होती है, विदेशों में होती है। बाहर विदेशों में नकली वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, नकली नकली चीजें बनाई जाती हैं, उनको तरह तरीके से फोन किए जाते हैं। बीपीओ का काम करते हैं वो, बहुत सारे नकली बीपीओस बने हुए हैं। वो बीपीओ फोन करते हैं, वहां पर उनको बोलते हैं कि आपके ऊपर इतना टैक्स है, आपको ये हो जाएगा, आपको वैसा हो जाएगा। उन्हें डराया धमकाया जाता है इंग्लिश भाषा में, उन्हीं की भाषा में, और उसे डरा धमका कर फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं, किसी को कंप्यूटर के नाम पर, किसी को टैक्स के नाम पर। तो हम ये जो चीज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो है विदेशों के साथ, खास यूएस के साथ हम लोग जो है, इसके कारण वहां पर हम अपने देश की जो छवि है वो खराब कर रहे हैं। हमारे देश की छवि ऐसी बनती जा रही है जैसे हम जो सभी लोग जो है, जैसे हम बिहार या झारखंड की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि जो है सारे के सारे वहां पर बच्चे यही काम कर रहे हैं, जो कि एक स्थिति नहीं है, जो सच्चाई नहीं है। परंतु इस तरीके का एक हम उनको एक मैसेज दे रहे हैं। तो ये वाला बीपीओ का काम ना करके जेन्युइन बीपीओ का काम, एक जेन्युइन सर्विस देना, एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस देना, जिससे कि कोई आदमी अच्छा महसूस करे, उसे लगे कि हाँ मुझे कुछ अच्छा मिला है, और उसके बदले में वो आपको आपकी जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करे। तो इस तरीके के बीपीओ को आप लोग भी चाहें तो सोच सकते हैं कि क्या हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जीवन प्रमाण, ये एक आईटी मिनिस्ट्री की स्कीम है। जितने हमारे पेंशनर्स होते हैं, उन पेंशनर्स को हर साल में एक बार
ये प्रमाण देना पड़ता है कि वो जीवित है और इसको लाइफ सर्टिफिकेट बोला जाता है। इसका कारण ये है कि भारत में जो अभी नॉर्मली जो रिटायरमेंट एज है वो 60 वर्ष की है। व्यक्ति की आयु 80 साल तक हो सकती है, 75 साल, 85 साल हो सकती है। तो जो ये व्यक्ति है 60 साल का, ये 80 साल तक जीवित रहेगा तो सरकार इसको कुछ पेंशन हर महीने देती है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि लोगों की मृत्यु हो गई, किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो गई, परंतु उसका वो परिवार वो पेंशन लेता रहा, ठीक है, और लंबे समय तक लेता रहा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस चीज से बचने के लिए एक लाइफ सर्टिफिकेट का मैकेनिज्म लगाया गया कि भाई हर साल में ये एक चेक रखा जाएगा कि वो क्या वो व्यक्ति, क्योंकि अब वो ऑफिस तो आता नहीं है तो हमें पता नहीं कि वो जीवित है कहाँ है, सरकार बस हर महीने उसके खाते में भिजवा देती है, परंतु इसमें चीटिंग भी हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए एक लाइफ सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। अब ये लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर था उनके लिए बड़ी टेंशन का काम था, उनको बैंक में जाना पड़ता था, बड़ा हैरेस होना पड़ता था। उस चीज को रोकने के लिए ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है कि वो डिजिटल माध्यम से ये लाइफ सर्टिफिकेट जो है हर बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे कि जो फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता खत्म हो जाए। तो ये जीवन प्रमाण कार्यक्रम है। डिजी लॉकर कार्यक्रम मेरी समझ से आप में से ज्यादा लोग, काफी लोगों ने यूज किया होगा। डिजी लॉकर ये गवर्नमेंट ऐप है। गवर्नमेंट ऐप है। क्या होता है इस गवर्नमेंट ऐप पर? सर जो हमारे जो जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह निकालना हो, लेना हो ना, तो वहाँ से मिल जाता है सर। डाउनलोड हम लोग कर लेते हैं, वो ऑल कोड है, ये डाल उल के। बहुत अच्छा। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, मेमोरी स्पेस है, ठीक है। जैसे हमारे लैपटॉप में, मोबाइल के अंदर में मेमोरी स्पेस होता है, हम अपने फोन में बताते हैं 10 GB, 25 GB, 50 GB, 100 GB, इतना हमारा स्पेस है। तो ये स्पेस हमारे यहाँ फिजिकली हमारे मोबाइल पर रहता है, परंतु आज के समय में जो स्पेस है, जो मेमोरी है, हार्ड ड्राइव है, वो कहाँ रहती है? वो क्लाउड में इंटरनेट पर रहती है। जो इंटरनेट पे चीज सेव हो रही है, इसका क्या फायदा होता है हमारे लिए? उसका लॉस नहीं होता है। हाँ, लॉस नहीं होता और कहीं से भी एक्सेसिबल होता है। आपको बस, आप यहाँ बैठे हो, आपका लैपटॉप आपके साथ है, कहीं पर भी उसको रिकवर कर सकते हैं, कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हुए हो, कभी भी आपको जरूरत है, तुरंत मोबाइल खोलिए, उसमें जाइए, उस जगह पर वहां से कॉपी करिए और भेज दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेस हमारे लिए बड़े काम के हैं। भारत में भी हम लोगों के पास बड़े सारे तरीके के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एसेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, लाइसेंस है, हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, और तमाम तरीके के हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये डिजी लॉकर एक तरीके का ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है। एक पब्लिक क्लाउड पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर देते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को, और जो कि वेरीफाइड भी हो जाते हैं, क्योंकि ये डिजी लॉकर सरकार का एक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें ये सर्टिफिकेट डायरेक्टली भी आ जाता है। क्या आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट से डिजी लॉकर में आ जाएगा। तो ये जो पैन कार्ड की ऑथेंटिसिटी है, ये भी हमारे जैसे जो हम फिजिकल कॉपी दे रहे हैं उससे ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, पूर्णतः ऑथेंटिक है। हो सकता है किसी ने मुझसे पैन कार्ड की कॉपी मांगी, मैंने उस पैन कार्ड की कॉपी में कुछ डुप्लीकेसी की, कुछ नकली बना दिया और दे दिया। फिजिकल कॉपी से पता ही नहीं चलेगा कि ये असली है नकली है, परंतु इस डिजिटल कॉपी में तुरंत 2 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा कि क्या जो आपकी कॉपी है ये सही है या फेक है, क्योंकि ये जो कॉपी आ रही है वो डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स आ रही है। तो ये डिजी लॉकर स्कीम है हमारे देश में। डिजी लॉकर के बाद PhD स्कीम, ठीक है, विश्वेश्वरैया PhD स्कीम। इसका उद्देश्य है कि हम अपनी जो कॉम्पिटिटिवनेस है नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर्स में, उसमें बढ़ाएं। विशेष रूप से हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग में,
भारत जो है कुछ चीजों में बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसमें से एक है, हम सॉफ्टवेयर में तो ठीक है, परंतु इस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हम बड़े पिछड़े हुए हैं। हमारे देश में अगर हम कोई कहें कि भाई ये जो मदरबोर्ड है ये कैसे बना हुआ है, या आप इसको बना दो, तो क्या हम बना लेंगे? हम इसके लिए पूरी तरह से चाइना पर या और किसी देश पर निर्भर करते हैं। हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी लगभग ना के बराबर है, हमारे यहाँ लोगों को ये नहीं आता है, हमारे यहाँ ये सेटअप नहीं है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। तो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर का भी इस समय बहुत बड़ा एक क्राइसिस चल रहा है, वो सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी का चल रहा है कि सेमीकंडक्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जिसके कारण, क्योंकि आज के समय में सेमीकंडक्टर या ये जो प्रोसेसर होता है, ये हर छोटी बड़ी चीज में जितनी भी सामान है, राइट फ्रॉम आज के समय में गाड़ी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन में सेमीकंडक्टर लगता है, और भी तरीके की जो घर के हमारे कई सारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट है उनमें इन सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। और ये सेमीकंडक्टर मार्केट बड़ी मुश्किलात का सभी सामना कर रहा है, उसके कारण हमारा प्रोडक्शन बहुत हद तक अफेक्ट हो रहा है। तो हम अपने देश के भीतर ही इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग की, जब हमारे यहाँ इतने सारे बीटेक, हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं, तो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते और इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करें। इसमें 25% फेलोशिप और तमाम तरीके के अदर इंसेंटिव विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के तहत दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की बात करते हैं कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के तहत आने वाले अलग अलग कार्यक्रम कौन कौन से हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो हमारा वाइल्ड लाइफ है ना, उस वाइल्ड लाइफ के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए भारत में जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए कार्यक्रम अलग अलग हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ऐसे कई कई छोटे छोटे अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो ये कार्यक्रम हर एक, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना है, एलिफेंट का काम एलिफेंट का संरक्षण करना है। अब बेसिकली दोनों ही ये ऑर्गेनाइजेशन या और ऐसे भी बहुत सारे और हो सकते हैं जो मिलकर करना तो एक ही काम चाहते हैं, परंतु अलग अलग विभाग में। अब जो टाइगर बचाने वाले लोग हैं, प्रोजेक्ट टाइगर वाले लोग हैं, वो कहेंगे हमें नहीं मतलब एलिफेंट से, एलिफेंट मरते मर जाए, हमारे को क्या मतलब। तो ऐसे हर एक के हमने साइलोज बना दिए, अपने अपने ढांचा बना दिए। जबकि अगर टोटलिटी में देखें तो जब हम टाइगर को बचाने की बात करते हैं, एलिफेंट को बचाने की बात करते हैं, या किसी भी अन्य जीव को या किसी तरीके से अपने फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम करना क्या चाहते हैं? हम टाइगर को क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि वो सर फूड चेन में सबसे ऊपर है, वो नहीं रहेगा तो बैलेंस नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ऐसे एलिफेंट है, मतलब कोई भी जानवर जो हमारे लिए हमारे साथ रहता है वो हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितने हम आवश्यक है, क्योंकि हम सभी एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। और अगर वो कोई भी उसमें से एक उस बड़े सिस्टम में जाता है तो वो पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को, एनवायरमेंटल बैलेंस को बिगाड़ देगा। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर बनाना या प्रोजेक्ट लाइफ एलिफेंट बनाना या कोई और इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाना, वो उद्देश्य है कि किस तरीके से अपने पूरे एनवायरनमेंट को, इस वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को, इस जंगल को बचाया जाए। परंतु हम इसको अपनी जो पहले की जो समझ थी उसके कारण अलग अलग भागों में बांट देते थे। तो उसी को एक साथ जोड़ने का काम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को एक साथ लाने का काम इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंदर में जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, इंसान का और जानवर का कॉन्फ्लिक्ट, ये क्यों हो रहा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट?
व्हाट इज क्योंकि मैन? मैन सर इंक्रोच कर रहे हैं उनके फॉरेस्ट एरियाज में। अच्छा, तो हमारा जो रेगुलरली हम देख सकते हैं इंसान का और जानवरों का कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। कन्फ्लिक्ट मतलब हमारी मुठभेड़। हम नॉर्मली, हमारे को शेर का सामना नहीं करना चाहिए या लेपर्ड हमारे गांव में नहीं घूमने चाहिए। लेपर्ड का रहने की जगह गांव वो है, अपना जंगल है, वो अपने जंगल में रहे। हमारा स्थान अपना गांव शहर है, हम अपने गांव शहर में रहें। हमें आपस में नॉर्मली एक दूसरे का मुकाबला नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस है या कुछ और काइनासूर एक फीवर है, एक काइनासूर वायरस होता है, कैसनूर फॉरेस्ट फीवर बोलते हैं। फॉरेस्ट KFD, काइनासूर फॉरेस्ट डिजीज, KFD वायरस। अब वो भी इसी तरीके के वायरस का एक उदाहरण है कि ये सभी वायरस क्या है, पहले अपने जंगलों में आराम से मस्त रह रहे थे, हम लोग यहाँ मस्त रह रहे थे। अब इंसान ने गड़बड़ क्या किया। कोरोना को भी अगर हम बात करें, जैसे बैट के ऊपर शुरुआत के ऊपर लिए इस पर एलिगेशन आया कि चमगादड़ से हमारे पास आया है। अगर हम इसको दूसरे तरह से देखें तो हम कर क्या रहे हैं, इंसान कर क्या रहा है, धीरे धीरे सारे जंगलात को वो खत्म कर रहा है। जहां अधिकांश जगह 60-70% लैंड पर जंगल हुआ करता था, आज वो जंगल घटकर 20% से भी कम रह गया है। जो डेंस फॉरेस्ट है वो और ज्यादा कम रह गया है। तो जंगल में जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके स्थान को हम एनक्रोच कर रहे हैं, उनकी जगह को हम एनक्रोच कर रहे हैं। वहां पर अपने घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। अब बेचारे जानवर कहाँ जाए? हाँ जी। तो सर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है सर, उसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं हो सकता जो आदमी का जो संख्या मतलब पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो? हाँ, वो तो कारण है ही। एक्चुअली हम क्यों घर बना रहे हैं? पहले हम आज से अगर 100 साल पहले देखें तो हमारी आबादी कितनी कम थी। पूरी दुनिया की आबादी 2 बिलियन के आसपास थी। आज हमारी आबादी जो है 8 बिलियन हो गई है, 4 गुना बढ़ गए। और ना केवल आबादी बढ़ रही है, पहले हम सब लोगों को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए थी। पहले जंगल के अंदर में कोई सड़क और पुल और चीजें नहीं होती थी। जैसे जैसे डेवलपमेंट की चीज बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हम हर जगह पर सड़क लेके जा रहे हैं, हर जगह पर पुल बना रहे हैं, हर जगह पर हम एनक्रोच कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, उन जानवरों को हम फोर्स कर रहे हैं, या तो वो अपनी जगह जहां पर रह रहे हैं वहां खत्म हो जाए, और नहीं तो वो वहां से निकलकर अपने सर्वाइवल के लिए इधर उधर घूमे। जैसे लेपर्ड है, हम आए दिन ये खबर पढ़ते हैं कि लेपर्ड जो है उस गांव में देखा गया, इस जगह पर देखा गया। उसका कारण ये है कि बेचारे लेपर्ड का जो घर है वो तो आपने खत्म कर दिया, बेचारा कहाँ जाए? उसे अपने लिए भोजन चाहिए, जंगल में जानवर है नहीं, तो वो गांव में चला जाता है। गांव में जो जानवर मिलता है उसे खाने की कोशिश करता है, वो भी जिंदा रहना चाहता है। तो ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमारी जो डेवलपमेंट है और जो पॉपुलेशन एक्सपेंशन है, इन दोनों के कारण हो रहा है। इसी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना और वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाना, ये हमारे इस इंटीग्रेटेड कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला कार्यक्रम हम इस मिनिस्ट्री का करते हैं, वो है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट, ग्रीन स्किल क्या होगा कि हम अपने यूथ को एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के बारे में बताएं, उसे सिखाएं कि कैसे हम ज्यादा ग्रीन हो सकते हैं। ग्रीन होने का मतलब क्या हुआ? ग्रीन होने का मतलब हम कैसे ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हम जो डेवलपमेंट करें, ठीक है, हमारी आबादी, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इस आबादी को, सारी आबादी को खत्म कर दो और इसको मिटा दो, इससे अपने आप दुनिया बेहतर जाएगी, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से हम ऐसी पॉलिसीज अपनाएं, ऐसी चीजें करें जिससे डेवलपमेंट, जिससे जो विकास है, ऐसा विकास हो जिससे हमें भी नुकसान ना हो, हमारे साथ रहने वाले अदर को हैबिटेट्स को भी नुकसान ना हो। तो ये ग्रीन डेवलपमेंट है, और हम यही स्किल अपने यूथ को सिखाना चाहते हैं इस ग्रीन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में, जिससे
स्पेशल वर्कर जिनका टेक्निकल नॉलेज अच्छा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट हो, जो इस बात के लिए दृढ़ हो कि नहीं हम यही काम करेंगे, तो उसके लिए काम करने वाले लोगों को हमें ढूंढना है। इस ग्रीन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत 5.5 लाख लोगों को एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर में 2021 तक ट्रेन किया जाना था। इस कार्यक्रम के जो नोडल सेंटर हैं वो हैं बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो 2 विभाग हैं ये इस कार्यक्रम के ग्रीन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के मेन पायलट इसको नोडल सेंटर हैं जो इस कार्यक्रम को चलाएंगे। एनविस, एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, 1982 में इसको भारत में एक प्लान प्रोग्राम के तहत लागू किया गया था और जिसका उद्देश्य है हम अपने डिसीजन मेकर्स को, पॉलिसी प्लानर्स को और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में समुचित जानकारी दें ताकि वो अपने डिसीजन लेते समय, पॉलिसी बनाते समय इस प्रकार के जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसका बराबर ध्यान रख सके। हिमालयन रिसर्च फेलोशिप है जो हिमालय के ऊपर में बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको एक स्पेशल फेलोशिप इस मिनिस्ट्री के द्वारा एनवायरमेंटल मैनेजर इकोलॉजिस्ट को दी जाएगी और इसमें जो सपोर्ट है ये सपोर्ट नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, ठीक है, ये एक नेशनल मिशन है ऑन हिमालयन स्टडीज। इसके तहत इस कार्यक्रम को सपोर्ट दिया जाएगा, इस फेलोशिप को सपोर्ट दिया जाएगा, हिमालयन रिसर्च फेलोशिप। ये कार्यक्रम हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको हम थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करने की कोशिश करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। NAPCC हमारा एक एक्शन प्लान है। हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो क्या हम केवल एनवायरनमेंट के लिए केवल बात करते रहे या उस पर कुछ काम भी करें? टॉकिंग और एक्टिंग, वी मस्ट एक्टिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बात ध्यान रखते हैं, जैसे हम भारत में इस कमी को महसूस कर सकते हैं अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो कहीं ना कहीं हम टॉकिंग पर ज्यादा विश्वास करते हैं। भारत में हम लोग दावे करने पर, टॉक करने पर, बात करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, काम करने पर रिलेटिवली अपेक्षाकृत विश्वास कम रखते हैं कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट के लिए हम अच्छी अच्छी बातें ही ना कहते रहें कि पर्यावरण बहुत आवश्यक होता है। पर्यावरण पर अगर सबको ऐसे लिखने को बोला जाएगा तो सभी लोग पर्यावरण पे एक ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये टास्क दूं कि आप लोग बढ़िया सा ऐसे लिख कर लाओ, सब लिख लाओगे? यस सर, यस सर, बढ़िया सा अच्छा सा ऐसे लिखेंगे। अच्छा, मैं दूसरा ये कहूं कि आप मुझे उन 10 कामों की लिस्ट बना के लाओ जो आपने एनवायरनमेंट के लिए किए हैं। सर वो भी ले आएंगे। अच्छी बात, गुड। चलो बताओ चंद्रा, तुम बताओ तुमने 10 क्या क्या काम एनवायरनमेंट के लिए किए? और सभी लोग ताली बजाएंगे चंद्रा के लिए। सर पेड़ लगाए हैं बहुत सारे लोकेलिटी में। फिर से जानवरों का देखभाल करते हैं। ओके, गुड। और सर कचरा नहीं फैलाते। बहुत अच्छा, वंडरफुल।
और तो बस पानी का वेस्टेज भी नहीं करते हैं, गुड। बस क्योंकि इतना ही है। अच्छा चलो खैर, इतना ही नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। जितना है मतलब ठीक है, अच्छा है, पर हर चीज को और बेहतर किया जा सकता है। हर एक किसी को, हम सबको एनवायरनमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, कोई भी काम हम जो करना चाहते हैं उसको जो है करने के लिए खाली बोलना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। हम जो भी सोच रहे हैं उसे करने के लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपने पेड़ लगाए, तो मेरा आपको सुझाव होगा कि आप जाके उन्हें देखो कि भाई मेरे पेड़ लगाए यस थे, सर, देखते भी हैं। हैं, केयर सर करना। देखते भी, यस सर, केयर करते हैं। हाँ, कि वो जीवित रहे। ऐसा ना हो कि हम पेड़ लगा के भूल जाए, नेताओं के जैसे कि यहाँ पर लगाया था, फिर पता चला कि अगले दिन ही वो पेड़ गायब हो गया, फिर कोई दूसरा नेता आया, उसने दूसरा पेड़ उसी जगह पे लगा दिया। हर कोई आ रहा है और बोल रहा है कि जी हमने इतने पेड़ लगाए। सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि लाखों पेड़ लगाए गए, करोड़ों पेड़ लगाए गए। अरे भाई ठीक है, आपके दावे बिल्कुल सही हैं, पर वो करोड़ों पेड़ गायब कहाँ चले जाते हैं? हमारे प्रदेश के अंदर में भी इस प्रकार के कई सारे काम हुए हैं कि इतने पेड़, इतने लाख पेड़ लगाए गए। बिल्कुल अच्छी बात है कि लगाए गए होंगे, लगाए आपने, परंतु वो लगाए गए पेड़ हैं कहाँ, दिखते क्यों नहीं है? तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो यही हमारी पूरी इस परिस्थिति का दुर्भाग्य है कि हम लोग बात करते हैं, दिखावटी तौर पर काम करते हैं, जमीनी तौर पर काम नहीं करते हैं। अगर हम सभी लोग जमीनी तौर पर काम करें तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो आप सभी लोग भी भाई खाली एनवायरनमेंट पर ऐसे मत लिखो, एनवायरनमेंट के लिए सोचो कि कैसे मैं अपने जीवन में मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, खाली बोलना नहीं है, एक्शन प्लान होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला भाई पेड़ लगा सकते हैं, आप लोगों को, दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकते हो कि भाई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सर कूड़ा, प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को हम मतलब कम से कम उपयोग करेंगे तो एक सही है सर। तरीका है बिल्कुल अपने जीवन में कुछ, इनफैक्ट एक बहुत सर साधारण तरीका है। सर आप जो अपने घरों में बिजली को वेस्टेज को रोकिए, पानी की वेस्टेज को ये रोकिए, सर ये भी जल एनवायरनमेंट। प्रदूषित जल प्रदूषित नहीं जल होने देंगे। प्रदूषण को रोकिए, वायु प्रदूषण को रोकिए, तो ये सब लोग पेड़ को काटेंगे, उनको भी रोकेंगे सर। उनको भी रोकिए। हाँ, तो मतलब आपस इसमें झगड़ा मत करिएगा, लोग छोटी छोटी बात सर में सर हमारे नहीं सर, सर समझा के उनको। हाँ, मतलब उनको उनका महत्व समझाएं कि भाई ये पेड़ रहेगा तो उसका क्या फायदा रहेगा। कभी कभी थोड़ा सा उसके लिए पुश भी करना हो सकता है। कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे कि भाई अच्छा तुम पेड़ काट रहे हो। कल को किसी स्थिति में अगर आप पहुंच जाते हो तो उस नौकरी पर में भी जाते हुए ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि भाई कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आपके यहाँ हो रहा है, तो उसमें ये देखिए कि भाई इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा है। कहीं कोई पेड़ कट रहा है तो क्या वो आवश्यक है, अगर वो क्या उसको अगर आवश्यक है तो मैं उसे किसी दूसरी जगह फिट करा सकता हूँ। तो इस तरीके की सेंसिटिविटी हम अपने भीतर डेवलप करें एनवायरनमेंट के प्रति कि कैसे हमें इस एनवायरनमेंट को बचाना है। तो ऐसा ही सेंसिटिविटी का कार्यक्रम, एक्शन प्लान भारत ने भी अपने लिए लिया है, जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कहलाता है, NAPCC। ठीक है, जिसमें हम अपने तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा करके एनवायरनमेंट के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कैसे हम सीमित कर सकते हैं, कैसे उसे रोक सकते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये काम जो है वाटर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हर एक फील्ड में किया जा रहा है। ऐसे 8 फील्ड पहचाने गए हैं, इसके अंदर 8 मिशन हमारे मौजूद हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में। ये 8 मिशन है। नेशनल सोलर मिशन, इसके 8 कोर मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के। तो इसमें नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है, National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem, National Mission for Green India, National Mission for Sustainable Agriculture and National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change। ये 8 जो है इसके कोर
इसके अंदर में कोर मिशन है, जो नेशनल लेवल के मिशन हैं, कि इन मिशंस के द्वारा हम इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करेंगे। तो हमारा जो नेशनल सोलर मिशन है उसके अंदर में ये वो बनाया गया था कि 1 गीगावाट पर ईयर पर, ये गोल हमने एक्सीड किया, तो 1 गीगावाट पर ईयर का फोटोवोल्टाइक जो अपनी बिजली है वो सोलर सेल के माध्यम से पैदा करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए अपनी जो एनर्जी एफिशिएंसी है, जिसकी मैं बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, हमारी जो एनर्जी की आवश्यकता है वही हमारे एनवायरनमेंट के प्रदूषण का, उसको नुकसान पहुंचाने का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी के लिए किस पर निर्भर करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, अधिकांशतः फॉसिल फ्यूल्स पर। ये फॉसिल फ्यूल हाईली मतलब एक तो लिमिटेड रिसोर्स है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके कारण एनर्जी के कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज। तो अगर मैंने जैसे ये कहा भी आप सभी से कि भाई अगर हम एनर्जी कम कंज्यूम करें, हम बिजली का वेस्टेज रोक दें, उससे भी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब एनर्जी कम कंज्यूम की जाएगी तो फॉसिल फ्यूल भी कम कंज्यूम होंगे, और फॉसिल फ्यूल कम कंज्यूम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जिससे कि हमारा क्लाइमेट बेहतर रहेगा। इसके बाद है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, कि हम ऐसे मतलब सस्टेनेबल हैबिटेट्स को बनाने के लिए काम करें। नेशनल वाटर मिशन, जिसमें कि जो हम अभी वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, वाटर एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, कि हम कम से कम पानी के उपयोग में भी इसी प्रकार की वाटर एफिशिएंसी का इस्तेमाल करें। जहां भी हम पानी को बचा सकते हैं वहां हम पानी को बचाएं और वाटर एफिशिएंट बने। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ये एक विशेष मिशन है हमारे देश में। हमारे देश में एक बहुत बड़ा क्षेत्र नॉर्दर्न इंडिया का हिमालयन इकोसिस्टम से कवर्ड है, और इस हिमालयन इकोसिस्टम का मेंटेनेंस, इसका सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हमारे लिए बेहद आवश्यक है। हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा जो हिमालय है पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किस तरीके से जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखा जाए। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, कि हमें ग्रीन इंडिया बनाना है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। ना केवल हमें बात करनी है बल्कि जंगल को बढ़ाना है, हमें एफॉरेस्टेशन अचीव करना है। एफॉरेस्टेशन का मतलब तो फॉरेस्ट को काटना नहीं है, लगाना है, पेड़ लगाना, पेड़ लगाना। ये शब्द जो है डिफॉरेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। डिफॉरेस्टेशन और उसके बाद फिर एफॉरेस्टेशन। बेसिकली जहां जंगल थे, जहां पर जंगल हुआ करते थे, जब डेवलपमेंट की चीजें आवश्यकता हुई, जिन्होंने भी बोला कि हमें सड़क बनाना है, पुल बनाना है, रोड बनाना है, घर बनाना है, खेत बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने उस फॉरेस्ट को काट देते हैं, वहां से उसको खत्म कर देते हैं। जंगल से पेड़ को काट दिया जाता है और उसको फ्लैट कर दिया जाता है। वहां पर फिर हम जो भी अपनी डेवलपमेंटल काम है वो कर लेते हैं। पर इस पूरे प्रोसेस में या तो कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं होती, केवल लकड़ी के कंजम्पशन के लिए, कहीं पर हमें पेपर के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, घर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, और जो फ्यूल वुड है उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता है। उसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अलावा भी कई सारे और कारण हैं जिनसे डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो जंगल है उसकी कटाई होती है। तो इस जंगल की कटाई को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो भारत के अंदर में जो जंगल है उसका एरिया कम हो रहा है। भारत का पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो इस डिफॉरेस्टेशन को उल्टा करना, रिवर्स करना, जहां पर आपने जंगल हटा दिया वहां वापस या नई जगह पर उसके स्थान पर नई जगह पर फॉरेस्ट लगाना, ये कहलाता है एफॉरेस्टेशन।
तो भारत ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत ये गोल बनाया है कि हम कम से कम 6 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पर, मतलब ऐसी जमीन जो ऐसी जंगल की जमीन है, 6 मिलियन हेक्टेयर कम से कम जगह पर वापस से इसका एफॉरेस्टेशन करेंगे। और अपने देश का जो फॉरेस्ट कवर है, जो आज के समय पर 23% के आसपास है, उसको बढ़ाकर 33% तक ले जाएंगे। हम अपने देश में 1/3 तक जंगल बनाने की कोशिश करेंगे इस ग्रीन इंडिया मिशन के तहत। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारी आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि हमारी खेती ऐसी हो जो कि सस्टेनेबल हो, हमारे लिए भी बेहतर हो, आने वाले क्लाइमेट चेंज को भी वो सहन कर सके, क्योंकि हमने ये भी चर्चा पहले की है, एग्रीकल्चर हमारे इस क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है और जिसका सबसे व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे तो क्लाइमेट चेंज का हर एक पर प्रभाव पड़ ही रहा है, परंतु एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है कि भाई आपका खाना पानी, एक बुनियादी सर्वाइवल की चीज, वो भी इससे अफेक्ट हो जाएगी। तो उसको कैसे हम कॉम्बैट करेंगे, कैसे हम उस सिचुएशन को डील करेंगे कि जब एग्रीकल्चर के सामने नए नए तरीके के क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर बदल रहा है उसके कारण, अभी जैसे टेम्परेचर बदलेगा उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई बता सकता है एग्रीकल्चर पे? सिर्फ फसलें नहीं जो सर टेम्परेचर पे सूख भी हो जाता है रही सर फसल। अगर उदाहरण के तौर पे समझाओगे तो? सर टिड्डी का अटैक भी हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही, वो भी एक तरीका है। अब जैसे रबी की फसलें हैं, अभी इस समय रबी का सीजन चल रहा है, तो ये जो रबी की फसल है इसमें एक खास तरीके का वेदर क्लाइमेट, गेहूं, ये जो सरसों, ये सब एक खास तरीके के वेदर में उगते हैं। वो वेदर क्या होता है? ठंडा वेदर होता है, ठीक है, टेम्परेचर उसमें कम रहता है, बारिश पर बहुत ज्यादा नहीं होती, मिनिमम सी बारिश होती है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के कारण थोड़ी सी बारिश हो जाती है, पर बारिश होना अनिवार्य रहता है। पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सर्दी का जो मौसम है अब वो कम होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। सर्दी की मौसम उतना लंबा नहीं रहता, जब गर्मी पड़ती है तो एकदम से तेज गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जबकि आज से 10 साल 20 साल पहले जो वेदर का पैटर्न था बहुत स्लो था, अच्छी ठंड पड़ती थी, लंबे समय तक ठंड पड़ती थी, पर अब वो ठंड उतने लंबे समय तक नहीं पड़ती। तो इस बात का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा निश्चित रूप से। हो सकता है हम अपने लिए कुछ इंतजाम कर लें, पर जो पेड़ पौधे हैं जो लाखों करोड़ों साल से एक खास तरीके के क्लाइमेट के अभ्यस्त हैं, वो पता नहीं इसको सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हमारी सरसों की क्रॉप, हमारे गेहूं की क्रॉप और ऐसी अन्य रबी की क्रॉप, उनका प्रोडक्शन अफेक्ट हो इस पूरे प्रोसेस से। तो ऐसे में हमारे उसमें ज्यादा मसूरी क्या होता किसका? सर? मसूर एक दाल जो नहीं आता, मसूर दाल। हाँ मसूर दाल उसका ज्यादातर थोड़ा सा भी बारिश वगैरह वो तो सहन नहीं कर पाता है सर। हाँ, तो अब ऐसे में कोई भी, मतलब हम लोग भी, टेम्परेचर चेंज आसान नहीं होता, तो जब ये टेम्परेचर चेंज होगा तो फसल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसे में हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होगी जो हमारी एग्रीकल्चर को क्या करे। और जैसे हम, आपने मसूर दाल की बात की कि बहुत सेंसिटिव दाल है, ऐसे गेहूं की बात की बहुत सेंसिटिव है, टेम्परेचर का थोड़ा सा वेरिएशन होगा फसल खराब हो जाएगी। तो ऐसे में अब क्या किया जाए, क्या उपाय करें हम? एक तो सर यहाँ पे बोलो। सर बहुत सारा खेत हो गया, बस देखा सर, वो जो होता है ना सर, प्लास्टिक का वो लगा के बहुत ही घेर और भी देते हैं, जो ताकि बारिश वगैरह जो पड़ता है या जो भी मतलब वो बारिश जो उस पर गिर कर साइड हो जाता है, क्योंकि ज्यादा खेत पर जो जहाँ पर उनका फसल लगा रहता है सर, उस पर वो मतलब नहीं पड़ता है, जिससे उनका टेम्परेचर क्या होता है, जब जरूरत होता है तो अंदर सब जो मतलब पानी डलवा देते हैं, और जो हमारा ऐसा पानी वो नहीं आता है, जिससे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फसल खराब भी नहीं होता। जैसे अगर ज्यादा रेन होने लग जाए
जो इवन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जो रेन हो भी रही है वो ज्यादा एक्यूट रेन हो रही है, तेजी से रेन पड़ती है, जबकि ये पौधे उसके अभ्यस्त नहीं होते हैं। इनको हल्की अगर रेन हो भी तो हल्की रेन हो, जैसे अभी रेन जो होती है जब होने लगती है तो तेजी हो जाती है बारिश। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा कि इस तरीके के इंतजाम करें, परंतु ये इंतजाम भी बहुत व्यापक नहीं हो सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे मसूर दाल पर रिसर्च कर सकते हैं। ऐसी दाल का बीज ढूंढें जो थोड़े से टेम्परेचर को सहन कर ले। ऐसे गेहूं को ढूंढें जो थोड़ा कम पानी या ज्यादा पानी में भी सरवाइव कर जाए और उसको ही इस्तेमाल करें। तो ये एक रिसर्च का भी विषय है कि कैसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्या वो चीजें कर सकते हैं जिनके द्वारा हमारी जो खेती है वो क्लाइमेट चेंज से कम प्रभावित हो। और अंत में हमें अपने लिए स्ट्रेटेजिक नॉलेज क्लाइमेट चेंज के लिए पैदा करनी है, जिससे कि हम इस क्लाइमेट चेंज को सहन कर सकें। क्योंकि जितना हमारा ज्ञान, जितनी रिसर्च, जितनी नॉलेज अच्छी होगी, हम इसे डील कर पाएंगे। तो ये हमारे डिफरेंट मिशन है, किस किस मिशन में किस किस तरह से क्या क्या काम किया जाएगा। अंत में ये है परिवेश, ठीक है, ये परिवेश यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक सिंगल विंडो हब है परिवेश। तो ये हमारा हो गया नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। क्या क्या इसके 8 मिशन हैं, ये आपको याद जरूर रखने हैं। कैसे याद रखेंगे बताइए तो, क्या क्या मिशन है? सोलर था, हैबिटेट था, वाटर, हैबिटेट, एग्रीकल्चर, हिमालयन रिसर्च, हिमालयन सिस्टम, हाँ, और नॉलेज, एफॉरेस्टेशन, उसमें नहीं आया किसी में, ग्रीन इंडिया, ग्रीन नॉलेज, इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे 8 मिशन है। आप इसको याद करने का कुछ फॉर्मूला बना लीजिएगा, ताकि अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको ये 8 के 8 याद रहे। हमने एक बार अपनी क्लास में बनाया था, वो ऐसे कुछ बनाया था, सहभाग, उसमें सहभाग जो प्लेयर है, सोलर, एनर्जी एफिशिएंसी, हिमालय, वाटर, एग्रीकल्चर, ग्रीन, और एक एच और एक के, एच के, ठीक है। ऐसे कुछ एच के सहभाग या कुछ भी आप बना सकते हो, सहभाग एच के, कुछ भी निमोनिक्स, इसको निमोनिक्स बनाना। आप लोग निमोनिक्स बनाते हो? यस सर। जरूर बनाना है, बिना निमोनिक्स के याद नहीं कर पाओगे। याद करने का बहुत जरूरी तरीका है निमोनिक्स। तो किसी भी चीज के जो सब पॉइंट्स हैं उनको याद करने का ये तरीका हो सकता है। अब जैसे मुझे एस से सोलर याद आ जाएगा, ई से एनर्जी, एस से हिमालयन, डब्ल्यू से वाटर, ए से एग्रीकल्चर, जी से ग्रीन, एक और एच आ गया, हिमालयन हो गया, दूसरा हैबिटेट, और के से नॉलेज। हो गए 8 के 8 याद। सिंपल तरीका है, याद के याद हो गए और मेरा काम हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास को भी हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ बहुत अच्छे बनो, सफल हो जीवन में। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक